अच्छे से बचा रहे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है हमें पढ़ने के लिए काफ़ी कम टाइम मिले। तो गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको सारे टीचर्स जो हैं वो अलग अलग वीडियोस हैं आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 4th पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, पिछले 3 वीडियोस में जो हम पढ़ चुके, क्योंकि मैंने बोला है दिस इज अ पार्ट 4, तो स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स है उनके अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्कवरीज पढ़ ली वेरियस साइंटिस्ट की, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो है, ये जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने पढ़ लिया इट इज वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम लोग इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग बिना देखिए अपनी कॉपीज में ड्रॉ कीजिए सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, और मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम एक सर्कुलर सेल बना देते हैं। Outer covering is cell membrane. The inner circular part is nucleus. The fluid filled is known as cytoplasm, and the different organelles that are present in the cytoplasm are known as डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है ये। ठीक है, तो इनको हम लोग कंबाइनली बोल रहे हैं, हम लोग अभी इनको अलग अलग नेमिंग नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इनको आगे पढ़ेंगे वीडियो के अंदर तो हम लोगों को पता चलेगा कि इन ऑर्गेनल का नेम क्या है, फंक्शन क्या है, और ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है। तो ये हो गए हमारे सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। और जो भी लिखते हो उसके नीचे अपना लिखा करो कि आपने ये डायग्राम किसका बनाया है। उसके सर के ऊपर नहीं लिखना है, उसके साइड में कभी भी नहीं लिखना है, उसके इस साइड में भी कभी नहीं लिखना है। हमेशा जो हमारा डायग्राम होता है उसके नीचे उसका लेबलिंग किया जाता है। और मेजर थिंग, आप जब एरो आप कैसे भी टेढ़े मेढ़े बनाइए, ठीक है, यहाँ पर जो हम ये लिखते हैं, देखो अब ये लिखा है ये टेढ़ा है, तो आप क्या कीजिए, इसको जब भी आप अपनी कॉपीज में बनाएं तो चाहे एरो आप कैसा भी बनाइए, बट हमेशा जो भी आप लिख रहे हैं उसको हमेशा सीधा लिखिए। ये रूल्स होते हैं कुछ हमारे इम्पैक्ट बढ़ाने के। किसके इम्पैक्ट बढ़ाने के? जब देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपकी क्लास में टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, आप भी टॉपर हो। सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, बच्चे क्या अपनाते हैं, लिखने का पैटर्न। ठीक है, लर्न तो सभी कर लेते हैं, लर्न तो आप भी 2 दिन पहले एग्जाम में कर लोगे, बाकी बच्चे भी कर लेते हैं। ठीक है, आप कम पढ़ाई करते हो ऐसा है, वो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। पढ़ाई रटना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। आप रटोगे तो कम टाइम के लिए आपको याद रहेगा, आप चीज को समझोगे लाइफ टाइम वो चीज आपके साथ रहेगी। तो क्रैक करना, रटना बंद करो चीजों को और समझना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो। ये नहीं है अब तक जो चलता आ रहा था कि आपने फर्स्ट क्लास का पढ़ा, सेकंड में आ गए, फर्स्ट का भूल गए, थर्ड में आ गए, सेकंड का भूल गए। ऐसा जो अब तक चल रहा था वो चल रहा था। ठीक है, आप 9th क्लास में भी आएंगे तो आपका 8th की काफी सारी चीजें होंगी जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, बट आपको अगर वो चीज मैं पूछूंगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, कुछ बच्चों को नहीं हो। तो अब हमें क्या करना है, क्रैमिंग सिस्टम बंद करना है और हमें चीजों को समझना है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव जो है वीडियो को, वो आपको इजी वे में समझाना है। तो जितना हम समझेंगे तो ये 9th वाला जो पार्ट है आप 10th में भी लर्न कर रखेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग फर्दर आगे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, टीचर्स हमें बेसिक चीजें नहीं सिखाते हैं। आप ऐसे बोलते हैं टीचर्स हमें बेसिक नहीं पढ़ाते हैं, हाई लेवल पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि टीचर आपको 9th क्लास में वो चीज पढ़ा चुका है, तो आपको 10th क्लास में क्यों पढ़ाएगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रैमिंग सिस्टम बंद करना है और चीजों को लर्न करना सीखना है। ठीक है, तो पॉइंट्स जो हैं
वो कैसे लिखे जाते हैं, डायग्रामेटिकली। साइंस जो है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टोटल मार्क्स पूरे भी मिल सकते हैं और टोटल में से कम भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मेट, जो आंसर फॉर्मेट है वो कैसा लिखा है, ठीक है। आंसर फॉर्मेट जो है लिखने का तरीका सब बच्चों का अलग अलग होता है, इस वजह से मार्किंग जो है टीचर अलग अलग देती है। कुछ बच्चों की राइटिंग गंदी होती है, इस वजह से मार्क्स। तो अब अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी राइटिंग भी सुधारिए, ठीक है। आराम से आप राइटिंग पेजेस लिखिए, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी, प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। 24 आवर्स इस बार सिर्फ ये जो पीरियड चल रहा है ये सिर्फ आपके हैं, तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, पढ़ना है या इस टाइम को वेस्ट करना है। तो इस प्लेंटी ऑफ टाइम को क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। सेकेंड थिंग, पहली चीज हो गई राइटिंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या पढ़ा रही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं पढ़ा रही है। तो ये चीजें जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, आप अभी 9th में चीजों को अपने साथ जब करेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में जब उतारेंगे, तो क्या होगा, 10th में आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अपने आंसर को है हमेशा हाईलाइट करके समझिए। जैसे अगर आप कभी नोटिस किया हो आपने 3 वीडियोस में भी, तो मैं जो भी लिखती हूँ मेजरली उसको अंडरलाइन करती हूँ, ठीक है। तो अपनी चीजों को हाईलाइट करके दिखाइए, डायग्राम्स बनाइए। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन समझाइए, डायग्राम है, फ्लो चार्ट्स बनाइए। फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस होती है, डायग्राम्स होते हैं। तो जितना आप अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं रिटन फॉर्म में, नहीं अलग अलग फॉर्म में, वो आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपका आंसर और सुंदर बनेगा, ठीक है। टीचर जब चेक करता है तो वो आपकी सारी स्किल्स देखता है, नॉट ओनली कि आपने क्या पढ़ा है और आपने आंसर में क्या लिखा है, ठीक है। वो आपकी सारी स्किल्स देखता है कि आपने अब जो टीचर ने पढ़ाया। टीचर जब आप खुद सोचिए, टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ लिखवाता जा रहा है, लिखवाता जा रहा है, लिखवाता जा रहा है, तो आप एक लेवल के बाद बोर हो जाते हो। क्यों हो जाते हो, क्योंकि कुछ भी डायग्राम्स नहीं मिल रहे हैं आपको, कुछ अच्छा सा नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो बोर होने लग जाते हो, ठीक है। तो क्या है, अपने सेम टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको भी ऐसा फील हो सकता है। तो हमें टीचर को ऐसा कुछ भी फील नहीं कराना है, हमको टीचर को बोलना है मैम हमने पढ़ाई की है और हमको पूरे मार्क्स दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग अलग मैथड, यानी साइंस में आप कर रहे हैं तो डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इक्वेशंस लिखिए, डेरिवेशंस लिखिए अगर नीडेड है तो वहां पे, ठीक है। तो ये था छोटा सा लेक्चर आपकी, किस तरीके से आप आपके मार्क्स को बढ़वा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा टॉपिक अलग, अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक टॉपिक की, जो कि है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस की बात करें तो सेल के सेंटर में है, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, साथ के साथ बनाते जाइए। पहले एक सर्कल, ठीक है, सर्कल को डबल मेम्ब्रेन बाउंड कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये हमने ऐसा सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी बनाया था। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या बनाया था, इस तरीके से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बनाया था, जिसका फंक्शन था कि वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट पार्ट से जो भी ऐसा न्यूट्रिएंट जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से नहीं जाने दे रही है, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करेगा, अपने अंदर से पास ऑन होने देगा। सिमिलरली इसका फंक्शन भी वही है, इसीलिए मैंने आपको फंक्शन याद करवाया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर, और उसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हर डायग्राम की लेबलिंग करना मस्ट होती है। तो देखो सेल है, सेल की आउटर कवरिंग है तो उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है तो हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म,
सॉरी न्यूक्लियोलस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लूइड फिल है, जैसे कि हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पर जो फ्लूइड फिल है उसे क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ का जो फ्लूइड फिल्ड है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है ये है हमारे क्रोमोसोम्स, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जा रहे हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर की बात करें या हम जेनेटिक कैरेक्टर की बात करें, जेनेटिक कैरेक्टर में क्या होता है, जीन होता है। जीन जो है वो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन करता है। कैसे करता है? देखिए, अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में अगर आप देखें, डॉग का फेस उसकी मदर फादर और उसका मोस्टली रिजेंबल करेगा। ठीक है, पर हमारे केस में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फेस है, ठीक है, हमारा जो फेस है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, बट इतना नहीं मिलता है। सिमिलैरिटीज कम होती है, डिसिमिलैरिटीज जो हैं वो ज्यादा होती है। ठीक है, सिमिलैरिटीज कम होती है और डिफरेंशिएशन ज्यादा होते हैं। वो किस बेसिस पे होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो हमें कहां से मिला है, हमारे फादर फोर फादर्स से। ठीक है, वो वहां से चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरा कैरेक्टर किससे मिला, मेरे फादर से। उनको कैरेक्टर कहां से मिला, उनके फादर से, यानी मेरे ग्रैंडफादर से। ठीक है, उनको कहां से मिला, उनके फादर से, यानी मेरे फोर फादर्स से। ठीक है, तो ये जो है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, सारे नहीं पर कुछ। जिसमें क्या होता है, एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में, ठीक है, जब कैरेक्टर आते हैं तो क्या होता है, वहां पे वेरिएशंस होते हैं, यानी म्यूटेशंस होते हैं। उस वर्ड टर्म को हम बोलते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जब कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं तो क्या होता है, चेंजेस होते हैं। दैट इज नोन एज म्यूटेशन। उस टर्म को हम लोग चेंजेस नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे म्यूटेशंस बोलेंगे। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो डिफरेंशिएशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ जाएगा हमारा डीएनए, आरएनए और हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डायग्राम क्लियरली देख पा रहे हैं, जिसमें है हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम, जो यहाँ पर हम बात करें तो सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में जो भी फ्लूइड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब हम बात करें तो इसमें ये हमारा हो गया, अब ये हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है, जैसे कि हम यहाँ पर सेल बनाया है तो सेल के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियोलस इज द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, दिस इज द सेंटर, एंड जो न्यूक्लियस का सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज द सेंटर ऑफ द सेल, सॉरी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पोर है जो कि एंट्री और एग्जिट के लिए है, और बाकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं सेल का बेसिक जो डायग्राम है वो उसको मैं हटा रही हूँ, अभी काम का है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग इसके मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां लिख लो, it is double membrane bound structure. ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। उसके बाद इट कंटेन जेनेटिक मटीरियल। हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो किसके पास होगा, हमारे न्यूक्लियस के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में होगा, डीएनए एंड आरएनए। अब ये डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो भी लिख लीजिए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी, डी इज फॉर डीऑक्सी राइबोस। ओके, डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, राइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबो क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है शुगर का
ठीक है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके रखता है। N स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, अब आरएनए भी सेम, Na stand for the nucleic acid and here D stands for deoxy and R stand for ribose nucleic acid. This is ribose nucleic acid. ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस फॉर्म में हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म को और हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन अलग कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम बात करें क्रोमोसोम का, मैंने बता दिया हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड filled between nuclear membrane and nucleolus। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड फिल्ड है, जिसके अंदर क्या है, क्या कंटेन करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसका मेजर फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ मेजर फंक्शन जो है वो यहाँ हाईलाइटेड है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पर इसका मेजर फंक्शन अगर हम लिखना चाहें तो इट पासेस आर हेरिडिटरी जेनेटिक कैरेक्टर, ओके, हेरिडिटरी जेनेटिक सेम, जेनेटिक characters from one generation to another। ठीक है, ये इसका मेजर फंक्शन है कि हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि भाई मदर की आई का कलर अगर ऐसा है तो बेटी की आई का कलर भी ऐसा होगा। इस वजह से ये जो कुछ सिमिलैरिटीज होती है वो किसकी वजह से होती है, ये न्यूक्लियस जितना भी मटेरियल स्टोर करता है इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब अगर हम बात करें, न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पे। जाओ वापस, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, अब इसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अब हम बात करेंगे फटाफट से साइटोप्लाज्म की। अब हमारा चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है बच्चों, काफी कम चैप्टर बचा है, तो हम इसे फटाफट से खत्म करेंगे। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो अब तक कितनी बार हमने पढ़ लिया है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड बिटवीन, इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे साइटोप्लाज्म की। ठीक है, इट इज अ फ्लूइड और jelly-like structure filled between, किसके बीच में है, फटाफट से बोलो, किसके बीच में है, साइटोप्लाज्म में किसके बीच में है, सेल मेम्ब्रेन एंड किसके बीच में है, न्यूक्लियस। ठीक है, किसके बीच में है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। अब ये जो है साइटोप्लाज्म, ये कितना % ऑफ वाटर का बना हुआ है, इट इज
मेड अप ऑफ 80% ऑफ वाटर। किसका बना हुआ है? हमारे ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर का बना हुआ होता है, यानी वाटर का मेजर रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन साइटोसोल प्लस जेली लाइक, जेल लाइक या जेली लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस प्लस सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होंगे प्लस कुछ प्रोटीन होंगे। ठीक है, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो किस किस से बना हुआ है? साइटोसोल, अंडरलाइन कर लेते हो इसको, मेजर इंपॉर्टेंट है। किस किस का बना हुआ है? साइटोसोल, जेल लाइक सब्सटेंस, सेल ऑर्गेनल्स और प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर का बना हुआ होता है। अब क्या है यहां पर, इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? परफॉर्म्स, या फिर मेजर फंक्शन लिख लो, नो इश्यू। यहां पर होती क्या है? हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर आ जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर दो काम होते हैं, एक होता है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी सेल की होती है, और दूसरा होता है हमारा सेल डिवीजन जितना भी हो रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल डिवीजन जब होता है तो मियोसिस और माइटोसिस में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है, अब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, एज वेल एज हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है वो भी डिवाइड होगी। और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से चार सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस चलता है। तो सेल डिवीजन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम साइटोप्लाज्म का। अब देखो, जेली लाइक सब्सटेंस है, 80% वाटर का बना हुआ है, साइटोसोल है। अभी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या है, और ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है वो राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के फॉर्म में है। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या है? प्रोटीन, राइबोसोम्स, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये सब क्या है? ये सब हम पढ़ेंगे अभी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन आप इतना देख लीजिए, ये एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। 80% ऑफ वाटर का बना हुआ होता है, और क्या क्या कंटेन करता है? साइटोसोल, जेल लाइक सब्सटेंस, सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज द प्रोटीन को कंटेन करता है। और मेजर फंक्शन कहाँ क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी होती है वो होती है, एज वेल एज सेल डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसके बेसिस पे हम लोग सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हमने डिवाइड किया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते हैं। उन्हीं सिंगल सेल के अंदर वो सारा अपना मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करते हैं, रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल से ही करेंगे, सारा काम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, इस फॉर्मेट में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, या हम बोल सकते हैं अलग अलग टिश्यू या अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। वहां पे डिविजन ऑफ लेबर होती है। अगर आपको कुछ टर्म्स जो है मैं बोल रही हूँ, ये पुराने लेक्चर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा व्हाट इज डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, यानी हर एक ऑर्गन को या हर एक सेल को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक पर्टिकुलर काम दे रखा है कि आप जो है आप यही काम करेंगे, आप दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज अलग अलग दे रखी होती है जिससे कि किसी एक ऑर्गन के ऊपर सारा बर्डन ना आ जाए। ठीक है, तो वो होता है डिविजन ऑफ लेबर। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बोला दो टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये आ जाता है आपके क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
तो हम डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। लिखिए, टेबल फॉर्मेट बना लो बच्चों एक, जिसके अंदर हम लोग लिख लेंगे प्रोकैरियोट एक साइड, प्रोकैरियोटिक सेल्स लिख लो, प्रोकैरियोट्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट जो है वो प्रिमिटिव सेल्स है, यानी ऐसी सेल्स है जो बने नहीं है, अभी प्रॉपर नहीं बने हैं। ठीक है, दीज आर, लिखो, दीज आर प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स यानी अभी तक ये प्रॉपरली नहीं बने हैं, प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, सेकेंड अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन लिखें, देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन, यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। नो सेल, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर जब कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो सब ऐसा फैला फैला सा होगा। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को अगर मैं एक ग्लास में डालूं तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में होगा, और उसे मैं ऐसे ही विदाउट किसी कंटेनर के किसी चीज में डालूं तो वो सारा स्प्लैश आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, सेम अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सब चीजें कैसी होगी, फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म इसका बना हुआ है 80% ऑफ किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है, और जेली लाइक सब्सटेंस है, तो ये क्या होगा, सारा फैल जाएगा। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियस की बात करें, देयर इज नो, या फिर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इस तरीके से लिख लो, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है पर डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए इज प्रेजेंट बट इन सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का होता है यहाँ पे डीएनए। क्यों? क्योंकि भाई अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और अगर हम उनको पढ़ रहे हैं, इट मींस दे आर इन दी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में है तो एक सेल, सेल थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी कि कोई भी सेल जो है वो अराइज होगा तो वो कहां से अराइज होगा, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर जो होंगे तभी तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की बताएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कैट जो है वो डॉग के बेबी को बर्थ दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कैट जो है उसके पास वही कैरेक्टर है जिसके हेल्प से क्या होगा, एक कैट का बेबी यानी किटन ही बर्थ ले सकता है, पपी बर्थ नहीं ले सकता। सिमिलरली यहाँ पर डीएनए जो है वो सर्कुलर शेप का होता है। डीएनए प्रेजेंट क्यों है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखेगा। और इसका जो अगर हम साइज की बात करें तो साइज होता है इसका 0.2 to 2.0। कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 0.5 to 10 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर काफी छोटा होता है, इसको म्यू बनाया है, दिस इज म्यू, एक बड़ा सा स्लैश एंड छोटा सा यू, दैट इज म्यू, तो माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो आप साइज ये दोनों लिख देंगे, मतलब इतना होता है इसका साइज, अबाउट 0.2 to 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो इसको हम कंफ्यूजन को हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0.2 to 10 माइक्रोन मीटर तक इसका साइज होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, आपकी बुक्स में भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोटिक की तरफ चले, दीज आर प्रिमिटिव सेल्स, दीज आर नॉट प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव सेल्स नहीं है तो यहाँ पर देयर इज, या फिर हम इसको देयर इज करके लिखना है आपको शॉर्ट। देखो बच्चों यहाँ पर जितना भी बन रहा है शॉर्ट नोट फॉर्मेट में बन रहा है, जब आप आपके आंसर लिखोगे तो आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या देयर इज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अपना आंसर को अच्छा बनाओ। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्मेट में है, हमारे नोट्स फॉर्मेट में है, हम लोग कम से कम, क्यों? क्योंकि हमारा मेजर काम क्या है, यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें चीजों को समझना है।
ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, इसको आप अपनी लैंग्वेज फॉर्म करके आप इसे लिख सकते हो। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पर सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, डीएनए यहां पर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट था, यहां पर भी प्रेजेंट होगा। डिफरेंस क्या होगा इसके शेप का, यहाँ पे सर्कुलर इन शेप है, यहाँ पे लीनियर या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होगा। डीएनए प्रेजेंट बट इन लीनियर इन शेप, लीनियर लिख लो या फिर इस तरीके से लिखो, बट लीनियर और थ्रेड लाइक इन शेप। दो ही काम करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर तक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात करें तो किसी भी सेल की हम बात कर सकते हैं, प्लांट सेल ले लो, कोई से प्लांट का नाम ले लो, ठीक है। यूकेरियोट्स में हम भी आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये आप फटाफट से लिख लो, मैं बोलती जा रही हूँ आप लिख लो। प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव सेल्स, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन as well as cell membrane bound structures. Nucleus is also absent in prokaryotic cells, but DNA is present, but difference is DNA is in circular shape, okay, size is to 0.2 micron meter to 10 micron meter, okay। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। यूकेरियोट्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस इज इट इज लीनियर इन शेप, यानी इस तरीके से होगा या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। साइज जो है 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर तक वेरी कर सकता है, और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका डिवीजन जो है वो बाइनरी होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन जो है माइटोसिस या मियोसिस के बेसिस पे होता है। ये हम लोग जैसे जैसे जितने, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट्स में हम डिफरेंशिएशन करने लगे तो काफी वास्ट टॉपिक है, तो आप लोगों के एग्जाम फॉर्मेट के लिखने के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, और आप लिखना चाहें तो डिवीजन लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन जो है बाइनरी फिजन से होता है, यहाँ पर जो डिवीजन है वो मियोसिस की वजह से, मियोसिस की हेल्प से होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, 11 या 12 सेल ऑर्गेनल्स जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके हम डायग्राम्स भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके डायग्राम बनाना भी कंपल्सरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, उनके बारे में लिख दोगे, तो आपको हो सकता है आपकी टीचर काफी कम मार्क्स दे। तो अपने आंसर में किसी भी ऑर्गेनल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उनका डायग्राम बनाएंगे और उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सेल ऑर्गेनल्स। हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेल ऑर्गेनल जो है सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स क्या है, हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। किसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन, सॉरी पहले हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते होंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड में दो हो जाएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। अब किस किस के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किस किस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, और कौन से ऐसे होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हमारे होते हैं। तो नॉन जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो होते हैं, सबसे पहला होता है राइबोसोम्स, पहले होते हैं हमारे राइबोसोम्स, उसके बाद होते हैं सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब जो चीजें हैं, देखो राइबोसोम्स अभी क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजेला जो है वो क्या होते हैं, हमारे मूवमेंट के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। सीलिया छोटे छोटे है लाइक अपेंडेजेस होते हैं, नंबर इनका ज्यादा होता है, फ्लैजेला जो होते हैं वो नंबर कम होता है पर लेंथ में ज्यादा होते हैं। हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट, एज वेल एज हमारा क्या होता है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस पढ़ा ना, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कौन कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इट इज टी, ओके, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से हो गए, ईआर, ठीक है, ईआर को मैं अभी तो आपके लिए लिख रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये एक साथ है, ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलेंगे, और ईआर के हम लोग आगे टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी वैक्यूल्स हो गए, उसके अलावा हो गया हमारा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है, और उसके अलावा हमारा हो गया लाइसोसोम्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या नए नए नाम लिखवा रहे हो, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम देखें तो तीन चीज हो गई यहाँ पे, सेल ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन में आ गया राइबोसोम जो हमें मेजरली पढ़ना है, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल के अंदर आएगा, ठीक है। सिंगल के अंदर आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबका फर्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ओके, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, ओके। Endoplasmic reticulum is single membrane bounded cell organelle. Vacuole is a single membrane bound cell organelle. Golgi body is a single membrane bounded cell organelle, and lysosome is also a single membrane bounded cell organelle, and ribosome is non-membrane bounded cell organelle. तो सबका फर्स्ट पॉइंट जो है हमें मिल चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनर टू आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स हम लोग बात करेंगे। तो हम पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की, हम सबसे साइटोप्लाज्म के अंदर से बात करें तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को भी हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस फर्स्ट, हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस की हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, सेकेंडली हम बात करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको इस तरीके से बना लो, यहाँ हो गया इसका स्ट्रक्चर और यहाँ हो गया इसका फंक्शन। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सेल ऑर्गेनल्स, आगे आप लिख लेना सेल ऑर्गेनल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो गया, हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया, ठीक है।
और अब इसके आगे लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। किसका क्या है ये? ब्रेन ऑफ द सेल है। सेकेंड नेम अगर पूछा जाए, who is known as the brain of the cell? The nucleus is known as the brain of the cell। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गया, ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल की बात हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? कंटेन क्या क्या करता है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स एंड सम प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर की बात। फंक्शन की बात करें तो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल रखता है, हेरिडिटरी का ट्रांसफॉर्मेशन करने के काम में आता है। ठीक है, सेल डिवीजन का काम जो है वो कौन स्टार्ट करता है? हमारा न्यूक्लियस स्टार्ट करता है। तो पहले जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है? सबसे पहले होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और सेकंड, इसको कंटेन नहीं, कंट्रोल कर लो। कंट्रोल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करता है, इसलिए तो हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एंड प्रोटीन। फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सेल डिवीजन के काम में आता है, और उसके अलावा हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करके रखता है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की। ठीक है, तो आप इसे टेबल फॉर्मेट में बनाइएगा तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो अब पहले हमने पढ़ लिया, पहला हमारा सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियस। अब हम सेकंड हमारे सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो सेकंड ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस का डायग्राम बच्चों मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैंने अभी आपको इस लेक्चर में पहले ही बना दिया है, तो जब आप न्यूक्लियस समझाएंगे तो वहां पर आप न्यूक्लियस का डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये इसका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, एक छोटा सा टब लाइक अपीयरेंस है जिसके अंदर हमने क्रिस क्रॉस डिजाइन्स बनाई हैं। ठीक है, तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बीच में जितना भी फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, जितना भी फ्लूइड फिल्ड होगा इस मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, ये जो क्रिस्टिया है इसके और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड है दैट इज नोन एज दी मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है भाई। ठीक है, तो दिस इज डीएनए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स, this is Christia, this is Christia, folds are known as the Christia. Okay, T-E, Christia, T-I। देखो यहाँ क्रिस्टिया से कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि जब हम ER पढ़ेंगे, ठीक है, ER और गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्रिस्टिया आएगा, क्रिस्टीन आएगा वहां पे। ठीक है, तो क्रिस्टीन और क्रिस्टिया में डिफरेंस स्पेलिंग का
फर्क है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेबलिंग। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर। डायग्राम किसका है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब यहां पर वही सेम दो पार्ट बना लो, स्ट्रक्चर, फंक्शन, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम यही लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला, तो ये पावर हाउस, ठीक है, एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। ओके, मैं अब शॉर्ट लिख रही हूं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, तो आप लोग अब इसे लिख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। have its own DNA, have its own DNA, ठीक है, खुद का डीएनए है। खुद का डीएनए जिन जिनके पास होगा वो खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन खुद करेंगे, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेंट खुद सेल्फ रेप्लिकेंट यानी अपने आप अपनी कॉपीज बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेंट ये होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का काम जो होता है वो कहां होता है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो इधर होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। स्टोर प्रोड्यूस एनर्जी, produce energy and store energy। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं वो फॉर्म होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीएनए हमने पढ़ लिया, ये हो गया एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी यूनिट, ठीक है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में काम में लेती है, ठीक है। तो ये हो गया एटीपी का काम हो गया। हम इसकी बात करें तो क्या क्या काम हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, खुद का डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेंट है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज स्टोर करता है। और किस फॉर्म में करता है? इसकी यूनिट जो है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यूनिट ऑफ एनर्जी इज एटीपी। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड सेल ऑर्गेनल। अब हम थर्ड सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे जो कि है गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोल्जी अपैरेटस। थर्ड इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। डायग्राम काफी इजी है बच्चों, ये मत सोचना कि टफ है, या फिर आपकी बुक्स में जैसे दिए हुए हैं आपको वैसे ही बनाने हैं।
डायग्राम जो बुक में दिए हुए होते हैं, वो पिक्चर्स जो होती हैं वो कॉपीड होती हैं, और एक जब हम उन्हें खुद से बनाते हैं तो काफी चेंजेस आते हैं, बट फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। अब देखो यहाँ पर दो फेजेस होते हैं गोल्जी बॉडी के, दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। तो दिस इज सिस फेज, CIS, सिस फेज, एंड द लोअर वन इज द ट्रांस फेज। ओके, दीज आर नोन एज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए ट्यूब्यूल्स, एंड ये जो सर्कल है दीज आर वेसाइकल्स। ठीक है, इतनी ही लेबलिंग है, और ये किसका डायग्राम है? गोल्जी बॉडी का। ओके, गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने इसे डिस्कवर्ड किया था, उन्हीं के नेम पे हम लोगों ने इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया है। गोल्जी बॉडी जो है डिस्कवर्ड हुई थी 1898 के अंदर। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम ER हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुई है। तो अगर जब हम इसको एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखोगे तो ये आपको ER के आसपास देखने के लिए मिलेगी। ER के आसपास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ER। ठीक है, इट हैव क्या क्या है इसके पास? देखो, इट हैव टू फेजेस, टू फेजेस। कौन कौन से दो फेज हो गए? सिस फेज एंड ट्रांस फेज। प्लस क्या है यहाँ पे? ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। क्या है यहाँ पे? ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स हैं। तो ये तो हो गया इसके मेजर स्ट्रक्चर की बात की भाई दो फेज होते हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स होते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग काम करेगा, मॉडिफिकेशन का काम करेगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, या फिर इसकी पैकेजिंग करनी है। ठीक है, सेकेंड वर्क क्या होता है? सिंथेसाइज करेगा ये किसको? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका सिंथेसिस का काम भी कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। अब यहाँ पर जो सिस फेज और ट्रांस फेज हमने बताए, अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? सिस फेज जो है वो कौन सा फेज होता है? हमारा रिसीविंग फेज होता है, किसी भी चीज को रिसीव कर रहा है, यानी ऊपर वाला पार्ट इज सिस फेज एंड नीचे वाला पार्ट इज नीचे वाला पार्ट इज सप्लाइंग फेज। ठीक है, तो ट्रांस फेज हो गया सप्लाइंग फेज और सिस फेज हो गया हमारा रिसीविंग फेज। तो ये हो गया हमारा किसका काम हो गया? गोल्जी बॉडी का काम हो गया। किसने डिस्कवर्ड की? कैमिलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर डिस्कवर्ड किया। ER से ओरिजिनेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर आसपास आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज गोल्जी बॉडी। ठीक है, दो फेजेस होते हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज इज द अपर पार्ट, दैट इज रिसीविंग फेज, एंड ट्रांस फेज इज द सप्लाइंग पार्ट। ओके, फंक्शन है पैकेजिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल का। सेकेंड बात करें तो सिंथेसिस करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हमने तीसरा हमारा सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्जी बॉडी, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम फोर्थ हमारा जो
हमारा क्या है, फोर्थ सेल ऑर्गेनल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फोर्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे सेल का बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ सेल। अब मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम बनेगा, देखो न्यूक्लियस जब हमने बनाया था तो न्यूक्लियस हमने एक तो ऐसा बनाया था और उसके साथ मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, दैट इज ER। ओके, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के साथ से ही क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी ER। ओके, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। अब ER जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ER को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, RER और SER। RER is R stands for rough, ER is endoplasmic reticulum। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER is smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो RER और SER का डिफरेंशिएशन अभी हम कर लेंगे, पर इससे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल, ये सेल का क्या है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तो हम देख लो, सिचुएटेड या फिर नेटवर्क, सिचुएटेड या फिर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आपको पास में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप, RER and SER। RER is rough endoplasmic reticulum and SER is smooth endoplasmic reticulum। ओके, अब होता क्या है बेसिकली, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, देखो RER रफ है, इट मींस राइबोसोम्स जो है वो अटैच है, इसलिए तो इसका सरफेस जो है वो कैसा हो रहा है, रफ हो रहा है, और यहां पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। ओके, जहां राइबोसोम अटैच होंगे, यानी अगर हम RER के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, RER करता है, जबकि SER क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, RER क्या करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और SER क्या करता है, सिंथेसिस करता है लिपिड्स का। ठीक है,
ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हो गया इसका ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल। देखो अंदर वाला मटेरियल यानी न्यूक्लियस, अंदर क्या है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है ट्रांसफर करता है किसका, जितना भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजना होता है वो काम कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके अलावा ये किस किस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि हमने गोल्जी बॉडी के अंदर लिखा था कि ओरिजिनेट कहां से होता है, ईआर से ओरिजिनेट होता है। तो किस किस का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो वैक्यूल, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कौन काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे काम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जितने भी हार्मफुल मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर कलेक्ट होते जाते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम लिवर, सब्सटेंस फ्रॉम लिवर। तो लिवर में जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बच्चों 4 सेल ऑर्गेनेल तक हमने पढ़ लिए हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है, 2 टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। मेजर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल। अब देखो यहाँ पर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करना है या बाहर से कुछ सेल न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कौन काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा। उसके अलावा क्या क्या फॉर्म करता है ये, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। और उसके अलावा मेजर फंक्शन काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो भी लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके बाद हम लोग 5th पढ़ेंगे वैक्यूल। यहाँ पर वैक्यूल है, अब इस वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो वैक्यूल कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे फिल्ड स्पेसेस होते हैं। ओके, अब फिल्ड स्पेसेस जो हैं ये अलग अलग होते हैं। अगर इसमें फूड प्रेजेंट होगा तो ये फूड वैक्यूल हो जाएगा, इसके अंदर अगर एयर प्रेजेंट होगी तो ये एयर वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल्स। ओके, अब वैक्यूल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सिंपल इस तरीके का होता है। ठीक है, इतना सा सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लो। अब इसके ऊपर जितना इसके अंदर हम सब्सटेंस फिल करते जाएंगे उसी का शेप एंड साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला टेबल बन गया। अब देखो वैक्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये कहां से बना, अब तक हम बोल रहे हैं ये, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईआर एंड गोल्जी बॉडी। कहां से ओरिजिनेट हुआ, ईआर से हुआ और गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ, पहला पॉइंट। ठीक है, कौन ओरिजिनेट हो रहा है, वैक्यूल। तो वैक्यूल मेजरली ओरिजिनेट कहां से होते हैं, ईआर और गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जो होते हैं सराउंडेड किससे होते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट होती है, इनकी आउटर कवरिंग जो होती है दैट इज टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है दैट इज सेल साइज। ठीक है, तो सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट एंड सेल
सैप इसके अंदर फिल्ड होता है। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लें तो इसका फंक्शन क्या है। अब देखो फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहले समझ लो, सुन लो, सुनने वाली बात है यहाँ पे, लिखने का काम बंद करो। देखो वैक्यूल है, फूड का है, ठीक है, उसके अंदर फूड है, दैट इज फूड वैक्यूल। एयर फिल्ड है, एयर वैक्यूल। वाटर फिल्ड है, वाटर वैक्यूल। कोई दूसरा मटेरियल फिल्ड है तो वो उसका वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का कि जो भी मटेरियल है उसको अपने अंदर रखना और ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। जैसे कि अगर मैं अमीबा का एग्जांपल दूं तो अमीबा के अंदर फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है, दोनों ही टर्म मैंने आपको पढ़ाई है। जिसके अंदर क्या होता है, ये जो सेल है ये इस तरीके से अपने आप को ओपन करता है और उसके अंदर फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है और वहीं पे वो वैक्यूल बन जाता है और उस वैक्यूल को हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो वैक्यूल काफी बड़े होते हैं, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल काफी छोटे होते हैं, ठीक है। बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वाटर फील्ड है। एयर वैक्यूल है तो एयर फील्ड है, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल होंगे उनका फील्ड अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो स्टोर फूड, एयर, वाटर और अदर एलिमेंट, कोई सा भी दूसरा एलिमेंट होगा उसका वैक्यूल कहलाएगा। सब्सटेंस या एलिमेंट लिख लो, ठीक है, उसको स्टोर करने का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग का काम करेगा। डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा, अगर यहाँ पर कोई अदर सब्सटेंस के अंदर डिटॉक्स ऐसा कोई एजेंट है जो टॉक्सिक है उसको कलेक्ट कर लेगा और अपने अंदर से निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड कराता है प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, रिजिड टफ बनाता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल, प्लांट सेल को, ठीक है। प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो करता है। क्योंकि अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लांट सेल जो है वो हम उसका न्यूक्लियस साइड में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे उसका न्यूक्लियस साइड में, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, न्यूक्लियस जो है वो काफी बड़ा है और वो जो न्यूक्लियस बड़ा है वो इसकी वजह से उसने क्या किया, उस न्यूक्लियस को हल्का सा शिफ्ट कर दिया। तो इट इज ऑल अबाउट वैक्यूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में अगर हम पढ़ें तो lysosomes are also known as suicidal bags. It is sixth lysosomes known as suicidal bags. Natural scavengers. स्कैवेंजर्स जानते हो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। जैसे ईगल हो गई, है ना, ईगल हो गई, ये सब क्या है, वल्चर्स हो गए, ये सब क्या है, स्कैवेंजर्स है जो हम डेड एंड डिकेइंग पार्ट के ऊपर मोस्टली फीड करते हैं, ठीक है। तो वो हो गए। तो हमारे लाइसोसोम हमारे सेल के क्या है, नेचुरल स्कैवेंजर्स है। जितना भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेलुलर हाउसकीपर भी बोलेंगे इसको। सेलुलर हाउसकीपर क्यों बोलते हैं, जैसे हमारे घर में कचरा बहुत सारा हो जाता है तो सफाई की जरूरत होती है, सेम जब कचरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लाइसोसोम जो है वो काम करेंगे। तो ऑल्सो नोन एज 1, 2 एंड 3, यानी सुसाइडल बैग, नेचुरल स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउस कीपर। अब अगर हम इसकी बात करें तो लाइसोसोम की जब हमने बात की थी तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखो मैंने जब पढ़ा, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे, तो इट इज
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गया, एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड फ्यू इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कम होते हैं और एनिमल सेल्स में ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम सेम प्रोसेस करते हैं जिस तरीके से फेगोसाइटोसिस होता है। जो भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे सेल का ये पूरा टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो किसी इंजरी के थ्रू क्या हो गया है, यहाँ से डेड हो गया है। ठीक है, अब आसपास वाले जो सेल्स लाइसोसोम्स है उसके ऊपर स्टिक किए और उस पार्ट को, डेड एंड डिकेइंग पार्ट को यहाँ से उठा के अपने अंदर क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो सेल को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपेयरिंग हो गई, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहलाएंगे। सुसाइडल बैग्स भी कहलाते हैं, वो भी बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों होते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये खुद ही के सेल्स को खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? सुसाइड क्या होता है? जब सुसाइड का हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो आत्महत्या। ठीक है, खुद ही को किल कर लेना। ठीक है, तो ये खुद ही के सेल्स को क्या करते हैं, किल कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। और ये क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के पास स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। बाकी सेल्स तो नहीं कर सकते ऐसा, अब तक हमने जितने सेल ऑर्गेनल पढ़े वो तो नहीं कर सकते ऐसा, पर लाइसोसोम ही क्यों कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो खुद ही के सेल्स को डाइजेस्ट कर सकती है। नेचुरल स्कैवेंजर्स क्यों? डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे कर सकते हैं। सेलुलर हाउसकीपर क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें? क्यों? क्योंकि जितना भी कचरा होगा उसको कौन हटाने का काम करेगा? लाइसोसोम काम करेगा। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दैट आर फिल्ड बाय, किससे फिल्ड होते हैं? फिल्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होंगे तभी तो ये एक दूसरे सेल्स को क्या कर पाएंगे? ईट अप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होते हैं ये। और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम फिल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया, तो इसका मेजर फंक्शन क्या हो गया? इंटरसेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इसका मेजर फंक्शन होता है इंटरसेल्युलर डाइजेशन करना किसी भी सेल के अंदर। तो इट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे राइबोसोम की। ठीक है, अब राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम इज दी 7th सेल ऑर्गेनल जो अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, 7th राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इस वजह से राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। क्योंकि देखो अभी ईयर पढ़ा था तब हमने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पर क्या राइबोसोम्स अटैच थे, इस वजह से क्या हो रहा था? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। सिमिलरली वही राइबोसोम्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्रीज उनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये क्या है? राइबोसोम जब हमने पढ़ा था तो ये क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर हमने राइबोसोम्स लिखे थे। ठीक है, तो ये क्या वही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं?
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा ये दो टाइप का होता है, एक 70s होता है, एक 80s होता है, ठीक है। तो ये सब यूनिट जो है वो किसकी बनी हुई होती है, आरएनए की। तो इट इज मेड, सॉरी, द यूनिट्स आर मेड अप ऑफ, यूनिट्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। तो ये बात हो गई हमारे राइबोसोम की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पर प्रोटीन का मेजर सिंथेसिस होता है। इसके बाद हम 8th जो है हमारा टॉपिक, वो हम बात करेंगे प्लास्टिड की, ठीक है। 8th टॉपिक है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। टू लेयर्ड या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही लिख रहे हैं हम अब तक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो, ल्यूको मतलब कलरलेस, कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स हम लोग ब्लड में पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स जब हम ब्लड सेल्स को बोलते हैं तो दैट आर कलरलेस, ठीक है। तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। क्रोमो, क्रोमो यानी कलर, ठीक है। तो ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड। ये 3 में हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल प्लास्टिड, एंड क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब कलर्ड में कौन कौन सा हो सकता है? प्लांट में ब्लू, रेड एंड येलो, ये मिक्स होके लीफ के ऊपर आपको देखने की मिलती है। कुछ लीव्स होती है जो व्हाइटिश होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। कुछ होती हैं जो ब्राउन कलर की दिखती हैं, ठीक है, हल्का सा ब्लू कलर की दिखती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एंड जो हमारे मेजरली प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट की, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के बता रही हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से कॉइन होंगे, जैसे हम एक के ऊपर एक कॉइन जमाते हैं, वैसे क्या होता है, यहाँ पे एक के ऊपर एक कॉइन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक के ऊपर एक जो कॉइन जुड़ा हुआ होता है, ये होता क्या है एक्चुअली? दीज आर थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड, ये होते हैं हमारे थैलेकॉइड। जैसे एक के ऊपर एक कलेक्ट होते जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। अब ये जो इसको बीच में से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज लैमेला, ठीक है। जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज लैमेला। अंदर वाला पार्ट इज स्ट्रोमा। अब देखो, थैलस का सिंगल पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला जो सिंगल पार्ट है, इट इज ग्रैनम, ठीक है। थैलेकॉइड, स्ट्रोमा और लैमेला और ग्रैनम आपको समझ में आया। अब इसका मेजर फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या काम करना? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस का काम करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, प्लांट अपना फूड बनाएगा, प्लांट अपना फूड बनाएगा तो क्या होगा, एनर्जी होगी, और वही जब प्लांट का पार्ट हम लोग खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके अलावा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है एनवायरमेंट के अंदर उसको भी बना के चलेगा। ठीक है, तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट का अगर मैं काम बोलूं तो देखो अलग अलग कलर है, जब फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं तो हमें भी अच्छे लगते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ एंथर। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अब वो फ्लावर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब सेम होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जब डिफरेंट होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए काफी हेल्प करता है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। उसके अलावा हम ल्यूकोकलरलेस प्लास्टिड की बात करें तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। कौन करता है स्टोरेज का काम, ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो होप अब तक आपको अब सब कुछ समझ में आया होगा। सेल ऑर्गेनेल हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इस तरीके से हो सकते हैं, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell, which cell is known as the kitchen of the cell, the kitchen of the cell is chloroplast. Okay, ठीक है, तो होप आप सब अच्छे से पढ़ोगे इन सब वीडियोस को, और इसके साथ चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और आप पूरे चैप्टर को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इस वीडियो के साथ आपको तीनों लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।